नमस्ते दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज आप देखेंगे कि ये जो आपके घरों में बिजली आती है वो डिस्कॉम सप्लाई करता है, अजमेर डिस्कॉम। और उसके सब जगह अलग अलग डिवीज़न में चीफ इंजीनियर हैं, दूसरे इंजीनियर्स हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स हैं, और नीचे तक उसकी एक कड़ी है जो जेईएन है या मैकेनिक्स वगैरह हैं, जो लाइनमैन वगैरह हैं, वो सारे आपको अपनी सेवाएं देते हैं। तो अभी जो है हम इसलिए आज बात करना चाहते हैं कि आपके जो मीटर में रीडिंग आती है और उसकी जो रेट होती है वो अ, ये जो है इसका एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है, वो तय करता है। लेकिन अभी उस रेट पे भी डिस्कॉम जो है, अजमेर डिस्कॉम, बल्कि सभी डिस्कॉम होंगे जो सरचार्ज और ऊपर से लगाते हैं, और अभी उसमें 80 पैसे की बढ़ोतरी करना चाहते हैं, जबकि रेट वो ही तय करते हैं। जब रेट तय हो जाती है तो फिर ये डिस्कॉम मतलब जो है सरचार्ज क्यों लेता है, इसका ये बड़ा सवाल है। और ये आप सबको भी, आपके बिलों में आप देखें तो आपको भी ये लगता होगा कि ये क्यों हमारे से और ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, जबकि रेट एक बार तय हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो बात है, ये हमारे साथ आज वाई के बोलिया साहब हैं। वाई के बोलिया साहब का परिचय मैं पहले करा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर कराता हूं कि वाई के बोलिया साहब आरएससीबी निगम में, ये जो अजमेर डिस्कॉम है वो बन गया था तब तो, और आप सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रहे हैं, और वहाँ से रिटायर्ड होने के बाद समता पावर एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी इन सारे इंजीनियर से मिलकर बनाई है, जिसमें मतलब नागरिकों की बिजली संबंधी जो समस्याएं हैं उनके ऊपर बातचीत करते हैं, और ये आगे उसको चैलेंज भी करते हैं। कई मामले सुप्रीम कोर्ट तक भी ले गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से राहत भी मिली है। तो आज आज उसी सरचार्ज जो बढ़ाने की बात चल रही है, उसी पे ऑनलाइन सुनवाई चल रही थी। बोलिया साहब अभी वहीं से आए हैं, और आप अपन बोलिया साहब से ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि ये सरचार्ज क्यों बढ़ाया जाता है और क्या कितना ये उचित है। तो मैं बोलिया साहब से आपका स्वागत है बोलिया साहब हमारे इस चैनल पर, और आपके हम बहुत आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आप हमारे बुलावे पर आ जाते हैं और जनता को, नागरिकों को अपनी सलाह देते हैं और सही सलाह देते हैं। तो उसके पहले कि मैं बोलिया साहब से को ये माइक दूं, मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी बताएं कि ये अच्छे और काम के वीडियो हैं, उनको देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। अब मैं बोलिया साहब से निवेदन करूंगा कि वो ये बताएं कि जब ये रेट एक बार फिक्स कर देती है, इनका जो क्या ट्रिब्यूनल, क्या उसका दूसरा नाम है शायद कुछ, तो वो जब फिक्स कर देते हैं उसके बाद ये सरचार्ज क्यों बढ़ाते हैं। हालांकि सरचार्ज की भी परमिशन वही देते होंगे, लेकिन ये ऐसा क्यों होता है और इसके क्राइटेरिया क्या है, कैसे इसको फिक्स किया जाता है। तो बोलिए साहब, आपका स्वागत है, और आप ये। धन्यवाद हिम्मत सेठ साहब। दोस्तों सबको नमस्कार।
सेठ साहब को धन्यवाद कि मेरे को आपसे मुखातिब होने का मौका मिला, जिसमें हम वास्तविक स्थिति आपको बता सकें बिजली के बारे में। जैसा अभी सेठ साहब ने बताया, बिजली जो आपके घरों पे आती है, उसकी जो भी सेवा शर्तें हैं, जो भी आपको दरें लगती हैं, जिसमें आपको बिल बनता है, उन सब के लिए पहले हर राज्य में एक विद्युत मंडल था, वही दरें तय करता था। और वो आपके बाद में उसके सुधार के लिए भारत सरकार ने 2003 में एक बिजली कानून 2003 आया, विद्युत अधिनियम 2003। उसमें प्रावधान किया कि किसी भी बोर्ड को या उसको ये अधिकार नहीं दे सकते कि वो मनमानी तौर पे दरें तय करें। तो उसमें ये प्रावधान किया कि हर राज्य में एक विद्युत नियामक आयोग बनेगा, हर राज्य में। उसी की अनुपालना में राजस्थान में भी राजस्थान विद्युत नियामक आयोग बना, और बिजली क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, निगम है, वो कंपनियां गठित हुई। परंतु कोई बिजली की न तो कोई एक पैसा उसमें बढ़ा सकते हैं किसी दर में, न एक पैसा घटा सकते हैं, न कोई खर्चा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। हर काम के लिए उनको हर वर्ष नियामक आयोग में याचिका लगानी पड़ती है। उस याचिका में सारी विवरण देना पड़ता है कि भाई आपने पिछले साल कितना खर्चा हुआ, कितनी बिजली खरीदी, कितनी बेची, किस दर से बेची, कितना कमाई हुई, कितना खर्चा आया, और शुद्ध आपके लाभ है कि हानि है। और उसके आधार पे अगले साल के लिए वो कहते थे, अगले साल हम ये अनुमान करते हैं कि इतनी बिजली कुछ कंज्यूमर बढ़ेंगे, इतनी बिजली हम खरीदेंगे, उनके लिए इतनी बिजली हम बेचेंगे, उससे ये रेवेन्यू आएगी, और उसमें घाटा है तो घाटे की पूर्ति के लिए कुछ दर बढ़ाने के लिए भी वो उससे अनुमति का प्रस्ताव बनाते हैं। उसके वो जब नियामक आयोग को वो प्रस्तुत करते हैं याचिका, उसके बाद नियामक आयोग उसको उस याचिका की एक बार जांच करके लगता है उनको याचिका के साथ सारी चीजें हैं, तो वो निगम को आदेश देता है, विद्युत निगम जो बिजली कंपनियां हैं, कि आप इसकी सारांश अखबार में प्रकाशित करिए आम जनता के लिए। तो जो भी हर राज्य के 2 बड़े समाचार पत्र और एक अखिल भारतीय स्तर के पत्र, समाचार पत्र में भी उनको विवरण सहित पूरी एक विज्ञप्ति प्रकाशित करनी होती है। जैसे राजस्थान में 3 बिजली वितरण निगम है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर के नाम से। तो तीनों की तरफ से अखबार में विज्ञप्ति आती है, उसमें पूरा देते हैं कि पिछले साल किसकी क्या दरें थी, कितनी आय हुई, कितना खर्च हुआ, किस किस मद में हुआ, शुद्ध लाभ या हानि क्या रही, अगले साल के लिए क्या प्रस्ताव है, कोई दर बढ़ानी है या क्या समायोजन करना है, और कोई नया प्रस्ताव हो, सब उसमें उनको प्रकाशित करना होता है। और आयोग के निर्देश ये है कि जिस दिन वो अखबार में प्रकाशित होती है, उसके बाद जनता से उसमें जो भी हर जितने भी नागरिक हैं, जो भी बिजली उपभोक्ता हैं, वो उस बिजली कंपनियों के हितधारक माने जाते हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। तो उसमें स्टेक होल्डर्स की राय लेना जरूरी है। तो उसमें वो अखबार में प्रकाशित करके 21 दिन का समय देते हैं कि आप वो याचिका जो है वो की वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, या उसकी छपी हुई कॉपी हर जिले में जो अधीक्षण अभियंता का कार्यालय होता है, सिविल इंजीनियर का, वहाँ उपलब्ध होती है। कोई भी आदमी उसको खरीद सकता है, 100 रुपए की कीमत लगाते हैं केवल, उसको खरीद के उसको पढ़ सकता है। वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बनाने का प्रावधान है, हिंदी में, ताकि आम आदमी उसको पढ़ सके। पढ़ के वो अपने उसमें जो भी उसकी टिप्पणी है, सुझाव है, उसमें आपत्तियां हैं, वो नियामक आयोग में उस 21 दिन की अवधि में वहाँ दर्ज करा सकता है। चाहे लिखित में कागज पे भेजे या मेल पे भी भेज सकते हैं, दोनों सुविधाएं हैं। और जितनी लोगों की आपत्ति आएगी, उसके बाद उनको नियामक आयोग उनको एक सुनवाई की तिथि निश्चित करेगा, उसमें उन सब की सुनवाई की जाएगी, जो आपत्तियां वहाँ दर्ज करते हैं। उनकी आपत्तियां सुन के, विद्युत निगमों का पक्ष सुन के, फिर नियामक आयोग इसमें आदेश पारित करता है हर साल, इस साल की अगले साल के लिए क्या दरें होंगी। और ये सारी प्रक्रिया पूरी निश्चित है, उसी हिसाब से प्रक्रिया करनी होती है। और इन सब की
प्रक्रियाओं के पालन के लिए भी एक प्रावधान और कराया गया कि क्योंकि हर साल नियम नहीं बन सकते, तो नियामक आयोग हर 5 वर्ष के लिए एक बहुवर्षीय टैरिफ नीति निर्धारण का मसौदा बनाता है कि ये हम दस्तावेज बनाया है, उसमें सारे नियम कायदे लिखते हैं। भाई पहले ये नियम थे, अगले 5 साल के लिए हम ये नियम बनाना चाहते हैं। तो पहले 2019 में एक बहुवर्षीय टैरिफ योजना बनी जो 5 वर्ष के लिए थी, वो मार्च 24 में पूरी हुई, पर तब तक नई 5 वर्षीय टैरिफ योजना नहीं आई, तो 1 साल उसको बढ़ाया, मार्च 25 तक उसको बढ़ाया उसका पीरियड, और तब तक ये अब 2025 से 2030 तक 5 साल के लिए ये टैरिफ निर्धारण का ये मसौदा इन्होंने प्रकाशित किया है। उसमें जो पुराने प्रावधान थे उनमें कुछ जो आपत्तिजनक थे, 5 साल में जिन पे आपत्तियां बहुत ज्यादा आई उनको बदलते भी हैं, कुछ नए प्रावधान भी करते हैं, और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग भी बना हुआ है, भारत सरकार का विद्युत मंत्रालय भी है, इसके अलावा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण है, जो एजेंसियां हैं उन सब के जो नीतियां वो बनाते हैं, नवीनतम नीतियां जो बनती है उन सबको सुझावों को शामिल करके ये नया ड्राफ्ट जारी किया उन्होंने। तो उस ड्राफ्ट को भी अखबार में प्रकाशित किया। ये 23 नवंबर को प्रकाशित हुआ, 1 महीने का समय दिया सबको, स्टेक होल्डर्स को बताने के लिए, और आज 23 दिसंबर को उसकी सुनवाई रखी थी उन्होंने। तो हमने कोशिश की कि राजस्थान के जितने उपभोक्ता हैं, जागरूक उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता संगठन हैं, उद्योगों के हैं, वाणिज्य के हैं, आम जनता के हैं, सबको इसमें बताया हमने कि भाई ये देखो ये प्रावधान है, क्योंकि इसमें कुछ तकनीकी भाषा होती है, हर आदमी उसको नहीं समझ पाता, तो सरल भाषा में, सरल हिंदी भाषा में हमने उनको समझाया। जो भी जागरूकता हमारा उद्देश्य है, वही जन जागरण होना चाहिए, जन शिक्षण होना चाहिए, तो उनको बताया। उसमें उन्होंने आपत्तियां की, और पहले केवल 4-5 आपत्तिकर्ता ही आते थे पूरे राज्य से, और वो भी कुछ संगठनों के या नेताओं, दलों के नेता होते थे, वो वहाँ आयोग में जाके ये बोलते थे अब ये नीति बेकार है, ये है वो है, और कह के आ जाते थे, मतलब उनका विश्लेषण नहीं होता था। हमने कोशिश की, हम जब विद्युत निगम से रिटायर हुए, जो भी अनुभव हमारा है उसको हम काम में लेके इनका विश्लेषण करें, जो भी आंकड़े देते हैं उनमें क्या आंकड़े जनता के लिए हितकारी हैं, कौन से गलत हैं वो बताएं, और उसका विरोध भी करें, और सही क्या होना चाहिए वो सुझाव भी दें। उसी सिलसिले में इस मसौदे पे हमने टिप्पणियां भेजी, और बहुत खुशी की बात है कि पिछले साल 5-7 ही थी, इस बार 46 जनों ने वहाँ आपत्तियां दर्ज कराई। उनमें कुछ उपभोक्ता भी थे जागरूक, कुछ संगठन भी थे, तो काफी अच्छा जागरूकता आ रही है, और हम चाहते हैं ये बढ़े। इसमें किसानों के संगठन भी हैं, मजदूरों के संगठन भी हैं, सब तरह के संगठनों का अपनी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि बिजली के उपभोक्ता सभी हैं, झोंपड़ी से लेके और कुएं की लेते बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, सब बिजली काम में लेती है, और बिजली की दर सबको प्रभावित करती है, सेवा भी प्रभावित करती है। तो इसमें अभी जो और तो प्रावधान थे, उसमें एक बड़ा प्रावधान ये था कि हर साल ये निगम, बिजली निगम जो है वो आयोग में याचिका लगाते हैं, उसमें सारा दर तय करके वो अगले 1 वर्ष के लिए दर तय कर देता है। परंतु उनका कहना यह था, बिजली खरीदने के लिए जो बिजली घर है, कुछ सरकारी बिजली घर भी हैं, कुछ प्राइवेट बिजली घर भी हैं, कुछ कोयले से चलते हैं अधिकतर, कुछ गैस से भी चलते हैं, और आजकल सौर ऊर्जा भी बनती रही है, पवन ऊर्जा भी बन रही है, वो भी खरीदते हैं। और फिर भी कमी होती है, तो पूरे भारत के देश के स्तर पे जैसे अपने शेयर एक्सचेंज होता है, ऐसे एनर्जी एक्सचेंज भी बना हुआ है। उस एनर्जी एक्सचेंज में जो भी बिजली पैदा करते उत्पादन कंपनियां हैं, वो अपनी बिजली वहां बताते हैं कि हमारे पास इतनी बिजली उपलब्ध है, और जिसको खरीदनी होती है वो भी वहां अपनी मांग रखता है, मेरे को इतनी बिजली चाहिए। तो जो बाजार का सिद्धांत होता है मांग और आपूर्ति का, अगर मांग ज्यादा है, आपूर्ति कम है, तो भाव बढ़ जाते हैं, और आपूर्ति काफी है और मांग कम है तो भाव घट जाएंगे।
इसी सिद्धांत पे, बाजार के सिद्धांत पे वो एक्सचेंज भी काम करते हैं, तो ये इनको एक्सचेंज से भी खरीदते हैं। तो जो बिजली कंपनियां, बिजली घर जो बिजली बनाते हैं, उसमें मुख्य रूप से जो सरकारी भी काफी हैं, उसमें मुख्य रूप से कोयला काम आता है, और कोयला की खानें आवंटित होती है, परंतु कई बार कोयला की खानों से जो आपूर्ति आती है वो कम पड़ती है, तो उनको बाहर से, विदेशों से कोयला आयात भी करना पड़ता है। तो वो आयातित कोयला कोयला बहुत महंगा होता है। अपने यहाँ का कोयला जैसे 4-5 हज़ार रुपये टन होता है, बाहर का जो कोयला आता है आयातित, वो 15 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये तक एक टन का लेते हैं। 3-4 गुनी कीमत होती है उसकी। उनमें उन कोयले की गुणवत्ता भी अच्छी होती है, उसमें राख कम होती है, उसकी ऊष्मा ज्यादा बनती है। उसको उस हिसाब को मिला के कई बार ये जो औसत दर तय होती है, मतलब नियामक आयोग उन बिजली घरों के लिए भी तय करता है कि आपने साल भर इस रेट पे कोयला मिला, पिछले साल, इस साल, अगले साल इस रेट पे मिलेगा, उसके हिसाब से प्रति यूनिट आप इस दर से बिजली इनको सप्लाई करोगे। तो कोई पुराने बिजली घर हैं, जैसे कोटा ताप बिजली घर, ये है काफी पुराने हैं, तो उनमें क्योंकि उनकी कीमत वसूल हो चुकी है, अधिकतर 25-30 साल हो गए उनको, 25 साल से ऊपर हो गए, तो उनकी दरें कंपेरेटिवली कम होती है। जो नए बिजली घर लगे हैं उनमें क्योंकि खर्चा अभी लगा ही है, 1,000 किलोवाट या 1 मेगावाट जो बोलते हैं, उसके लिए करीब 5 करोड़ रुपए का पूंजी लगती है, तो वो पूंजी वसूलने के लिए भी वो नए बिजली घरों की दरें थोड़ी ज्यादा होती है। उस हिसाब से सबकी दरें तय होती है, परंतु अगर कोयला की आपूर्ति कम हुई या कोयला महंगा मिला या आयात आयात करना पड़ा, तो वो एक्स्ट्रा खर्चा उनको करना पड़ता है। और क्योंकि अब बिजली भी व्यापार के क्षेत्र में की तरह आ गई, आइटम आ गया, तो उसमें जो बिजली जिसको खरीदनी है उसको जहां से मिलेगी बिजली उतना लेगा वो, और अगर आप उसका पैसा नहीं दे सकते तो वो दूसरे जो पैसा देने को तैयार है उससे उनको बेच देंगे। तो ये सिद्धांत के आधार पे कई बार अपने को, क्योंकि 24 घंटे बिजली जनता को देनी है, घरों में 24 घंटे देनी है, किसानों को 6 घंटे 8 घंटे जो भी तय करे वो देनी है, उद्योगों को सबको देनी है। तो उद्योगों की लगातार जो मांग है, उस मांग में और आपूर्ति में करीब 10% का अंतर है। मांग ज्यादा है, आपूर्ति 10% के करीब कम है। तो उस शॉर्टेज के फायदे के लिए, और वो बिजली उत्पादन कंपनियां जो पेमेंट देगा उसको पहले सप्लाई कर देते हैं वो। तो इस संतुलन को बनाने के लिए ये रखते हैं, बिजली उत्पादन कंपनियां जो है, कोई फ्यूल का, ईंधन का, कोयला गैस इनका एक्स्ट्रा खर्चा हो, उसको ईंधन अधिभार के रूप में एक एक्स्ट्रा चार्ज वो बिजली वितरण निगम को देते हैं, और बिजली वितरण निगम उसको इसमें बिलों में जोड़ने के लिए प्रावधान किया। पहले ये कुल वार्षिक जो औसत खरीद दर थी करीब 4 रुपया प्रति यूनिट है, उसका 10% तक एक्स्ट्रा ईंधन अधिभार लगा सकते थे। पिछली बार, आज से 5 साल पहले, 2019 में, 6 साल पहले, ये तय हुआ कि साहब इसमें कोयले की आयात ज्यादा करना पड़ रहा है, और ये कम 10 एकदम सीमा थी, बढ़ा के 15% कर दी औसत खरीद दर की, वार्षिक औसत खरीद दर की। और पिछली बार कई कोयले जो ईंधन अधिभार लगाते थे, उसके क्योंकि 3 महीने बाद वो जाके तय करते थे कि पिछले एक तिमाही में कितना एक्स्ट्रा खर्चा आया, उसका बिजली वितरण निगम को वो बिल देते थे, उस पर जांच होती थी, ऑडिट होती थी, उसका उसका बिलों में एक्स्ट्रा जोड़ने के लिए आदेश निकलते थे। इस प्रक्रिया में 3-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने लग जाते थे। तो कई बार, जैसे अभी दिसंबर 24 है, अभी जो आपने करीब 6 महीने पहले बिजली खरीद काम ले ली, उस बिजली का एक्स्ट्रा पैसा ये अब मांगते हैं उन उत्पादन घरों दिन। वो बहुत दिक्कत वाला काम है, क्योंकि जो घर वाला बिल जितनी बिजली से काम मिली उसका बिल चुका दिया, उसके बाद उससे उस पुरानी अवधि का वापस एक्स्ट्रा पैसा, वो लोग भाई आपने उस महीने में, पिछले महीने में 6 महीने पहले आपने 500 यूनिट महीने के काम में लिए, उसमें इतना पैसा एक्स्ट्रा और लाओ। तो वो उद्योगों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उद्योग भी बिजली की खर्च जोड़ के अपनी लागत लेके सामान बेच देते हैं, उसका पुराने राशि अवधि का अगर बिल
और एक्स्ट्रा पैसा मांगा तो वो कहाँ से लाएगा? दुकानदार का भी यही हाल है, सबका वही हाल है। तो इसके समाधान के लिए हमने कहा था ये पुरानी अवधि का लगाना बहुत गलत है। आदमी पुरानी अवधि का क्यों देगा पैसा? तो पिछली बार इसका समाधान ये निकाला इन्होंने कि साहब पिछले साल का जो ईंधन का एक्स्ट्रा खर्चा आया उसका औसत निकाल लेंगे और इस साल में हर महीने आधार ईंधन भार के नाम से जो जिसकी सीमा 15% तक होगी खरीद दर की, उसको लगा देंगे। वो व्यवस्था इन सालों में पिछले साल चली। तो हमने ये कहा था जब आपको साल भर की एक औसत दर ही तय हो गई, पिछले साल का औसत निकाल के इस साल हर महीने लगाना है, तो वो दर अगर आगे के हिसाब 54 पैसा 60 पैसा 61 पैसा आई थी 15% के हिसाब से, तो हमने कहा उसको टैरिफ में जोड़ दो। आप जो हर साल टैरिफ तय करते हो उसको जोड़ दो, निश्चितता हो जाएगी, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगेगा। वो बिल पढ़ने में भी आसानी होगी। था मैंने इतनी यूनिट खर्च की, ये रेट है, इसका इतना पैसा बना। उसके नीचे आप बिजली का बिल पढ़ेंगे, आप भी नहीं समझ पाएंगे। उसमें करीब 30 कॉलम होते हैं। उसमें बिजली यूनिट का खर्चा तो एक कॉलम है, बाकी स्थायी प्रभार और इसके अलावा 28 कॉलम और होते हैं। तो आम आदमी उसको समझ नहीं पाता। तो हमने कहा था इसका सरल इलाज है कि आप टैरिफ में तय कर दो जो भी करना है, और वो आदमी यूनिट का गुणा करे कि साहब मैंने 100 यूनिट काम में ली, मेरी रेट 5 रुपया, मेरे को 500 रुपया देना है, बात खत्म हुई। या स्थायी शुल्क एक 200 रुपया 300 रुपया और है, वो जोड़ देगा बस, और कोई चार्जेज मत जुड़वाओ। परंतु ये फिर भी एक कॉम्प्लिकेशन आ रही थी आया था। तो इस बार इन्होंने कहा था उस बेस फ्यूल सरचार्ज में, उसके बाद भी उसका क्योंकि उसका समायोजन करने की जरूरत थी, क्योंकि ये तो बेस तो एक टेम्परेरी फेज था कि आपने बेस से आधार वसूल कर लिया। हो सकता है उससे भी ज्यादा महंगा मिला हो या उससे सस्ता भी मिला हो। अभी पिछले 2024-25 के 2 तिमाही, जो पहली तिमाही अप्रैल मई जून और दूसरी तिमाही जुलाई अगस्त सितंबर, इनके तिमाही फ्यूल खर्च के आदेश आए और आंकड़े आए। तो उसमें एक तिमाही में इन्होंने 54 पैसा वसूल कर लिया था और उसकी दर अब जाके 49 पैसा ही आई, तो 5 पैसा वापस देना है। तो हमने कहा था ये और अगली तिमाही जो जुलाई अगस्त सितंबर वाली खत्म होके अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर उसकी बिलिंग होगी, उसका रेट और कम आ रही है क्योंकि आयात नहीं करना पड़ा आपकी बार कोयला। तो ये वापस देने वाली प्रक्रिया भी बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, क्योंकि सरकारी कंपनी में पैसा जमा हो जाता है, वापस कंज्यूमरों को बिलों में राहत बहुत मुश्किल से मिलती है। तो अब की बार उन्होंने ये रखा था क्योंकि कई बार आयातित कोयला ज्यादा लेना पड़ता है, तो औसत खरीद दर जो है 4 रुपया, पहले 4 रुपया थी, 4 रुपया 6 पैसा थी। अब औसत खरीद दर पिछले बार 2023-24 की आई है, वो 4 रुपये 21 पैसा आई है प्रति यूनिट। तो उसका इन्होंने कहा था 20% तक अधिकतम सीमा बढ़ाई जाए। तो आज ही हमने उसका पहले हमने टिप्पणी भेजी, 23 दिसंबर तक अंतिम तारीख थी, आज उसकी सुनवाई थी। हमने ही कहा था 20% मतलब 4 रुपये 21 पैसे का 20% मतलब 80 पैसा पर यूनिट से भी ज्यादा एक्स्ट्रा बोझ आदमी पुरानी तारीख का नहीं सहन कर पाएगा। तो इसमें एक प्रावधान ये कराया गया है कि पुरानी अवधि का क्योंकि दिक्कत आती है, तो एक N+2 ये महीने का सिद्धांत रखा है कि जो दिसंबर में बिजली वो जनरेशन कंपनियां ये खरीदेंगे वितरण निगम, उसमें अधिकतम 2 महीना मतलब जनवरी और फरवरी उसका बिल में पैसा आ जाए। अगर 2 महीने में नहीं आया तो बिजली वितरण निगम का अधिकार खत्म हो जाएगा, वो फिर तीसरे महीने में उसका पैसा नहीं ले पाएंगे। ये तो अच्छा प्रावधान था, परंतु हमने कहा इस अनिश्चितता को खत्म करें और इसको ईंधन अधिकार की बजाय टैरिफ पे जोड़ दें। उसके अलावा कई बार अभी एक मसला चल रहा है कि ये फ्यूल सरचार्ज तो है ही है ईंधन अधिकार, उसके अलावा जो एक राजस्थान में कवई में एक बिजली घर लगा, अडानी कंपनी ने लगाया, उसमें उन्होंने कहा था हमें कोयला खानों में से कोयला नहीं मिला, उसमें कोयला खानों की कोई दिक्कतें आई, तो हमने इंडोनेशिया से और वहां से महंगा कोयला आयात किया, उसका एक्स्ट्रा पैसा लगा, ये है वो है, उसका करीब 4 रुपया 21 पैसा प्रति यूनिट इतना एक्स्ट्रा खर्चा बताया हमें। कुल खरीदारी 4 रुपया 6 पैसा थी और 4 रुपया 21 पैसा उसके अलावा, तो हमने इसका विरोध किया। तो उसको
हर महीने लेने के उसको 60 किस्तें कर दी, तो हर महीने हम 7 पैसा पर यूनिट हर महीने लेंगे, 7 पैसा इंटू 60 महीना, तो ये बहुत गलत था। तो हमने अभी आज यही कहा था, वैसे आप जो एक बार तय कर दें वो साल भर उसी को लागू रखें, बीच में स्पेशल फ्यूल सरचार्ज के नाम से नहीं लगा दें, वो प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। और फिर एक और चीज है, हमने आज मांग रखी थी, जो बिजली घर है, बिजली घर, हर बिजली घर में जो कोयले से चलते हैं उनकी बॉयलर जो होता है, जो कोयले की गर्मी से उसमें पानी से भाप बनाते हैं, भाप से फिर टरबाइन चल के बिजली बनती है, तो हर बॉयलर की डिजाइन, जो उसमें बॉयलर ट्यूब्स होती है उसमें डिजाइन होती है, इतनी गर्मी तक वो सहन करेंगे, उस हिसाब से भाप बनाएंगे। तो जो अपने यहाँ का कोयला है, देशी कोयला, उसमें थोड़ी राख ज्यादा बनती है, परंतु उसकी हीट वैल्यू जो बोलते हैं ऊष्मा, वो जितना किलो कैलोरीज की होती है, विदेशी आयातित कोयले में राख कम बनती है और उसकी हीट ज्यादा होती है। तो हमने कहा था पिछली बार जब कोयला आयात हुआ उस समय इनके पास देशी कोयला नहीं था, तो भारत सरकार ने आदेश ये था कि इसको केवल 5% 10% मिक्स करना है देशी कोयले में, ताकि ओवरऑल ज्यादा वो नहीं हो, परंतु इनके पास देशी कोयला नहीं था, तो पूरा आयातित कोयला इन्होंने काम में ले लिया, इसलिए 4 रुपए 21 पैसे का खर्चा एक्स्ट्रा आया, और उससे बॉयलर की ट्यूब भी खराब होने का खतरा था, क्योंकि बॉयलर में जितनी टेम्परेचर हीट के लिए वो डिजाइन थी, उससे ज्यादा हीट का वाला कोयला डालेंगे तो वो ट्यूब भी खराब होती विषय था। अब हमने कहा था आगे इस तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो आप इसकी प्रतिपक्ष से मॉनिटरिंग भी कराएं और ईंधन अधिभार को इसमें टैरिफ में मिलाएं, ताकि इस तरह की दिक्कत नहीं आवे। मोटी मोटी बड़ी बड़ी जानकारी मैंने दी कि ईंधन अधिभार का क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, और आगे भी हमने कहा था 5 साल तक, आज जो नीति तय करो 5 साल तक वही नीति रहनी चाहिए, उसमें बीच में बदलाव नहीं आना चाहिए। पिछली बार 2019 में तय की, उसमें बीच में ये कोवई के अडानी बिजली घर के चक्कर में स्पेशल फ्यूल सरचार्ज के नाम से फिर अमेंडमेंट कर दिया। मैंने कहा ये गलत है, 5 साल तक आपकी नीति स्थिर होनी चाहिए। तो उन्होंने भी सुना, कहा हाँ ठीक है, तो एक ही नीति रहनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद बोलिया साहब। लेकिन इसमें क्या एक्चुअली ये जो विदेशी कोयला जो आता है, इसमें बड़ा घपला है। इस पे अपन कभी और बात करेंगे, क्योंकि सरकार मतलब केंद्र सरकार ने ऑर्डर निकाल रखे हैं कि इतना आपको मिलाना ही है, मतलब विदेशी कोयला लेना ही है इतना, और वो इसलिए कि वो अडानी जो है वहाँ से खरीदते हैं, और अडानी को वो सारा दे रखा है, और अडानी को लाभ देने के लिए सारा खेल है ये। तो अब ये बड़े इशू हैं, इनके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। और आप पधारे, आपने ये सारी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को और व्यूवर्स को, उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और एक्चुअली ये काम कहाँ होता है कि भाई जो उपभोक्ता है उसको जागरूक करें, ये काम होता ही नहीं है और हो भी नहीं रहा है, जबकि ये डिस्कॉम को करना चाहिए। खैर, इस वीडियो को इसी टिप्पणी के साथ समाप्त करते हैं, और एक बार फिर अपील करते हैं कि अगर आपने महावीर समता संदेश को नहीं अगर तक सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।